गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आप देख रहे हैं कक्षा 6 विज्ञान की ये कक्षा है। इसमें हम विज्ञान की पाठ्य पुस्तक हमारी जिज्ञासा में अध्याय 12 पढ़ रहे हैं और अध्याय का नाम है बच्चों हमारे पास पृथ्वी से परे। तो इस अध्याय में हम पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे और हमारे ब्रह्मांड की एक रोमांचक यात्रा हम करेंगे। ब्रह्मांड के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये विज्ञान की कक्षा 6 की कक्षा है बच्चों। तो हम देखते हैं आगे क्या होगा इसमें। देखिए इसमें है, जब हम पाठ्य पुस्तक में ये पाठ पढ़ते हैं तो नुब्रा की बात आती है, नुब्रा घाटी की बात आती है। उसमें नुब्रा का तल, साफ आकाश, यानी नुब्रा घाटी लद्दाख में है। ये स्थान कहाँ पे है? नुब्रा, लद्दाख। तो इसी घाटी के बारे में क्यों बात की गई पूरे लेसन में? तो इसका कारण ये है कि यहाँ की वायु और प्रकाश प्रदूषण न के बराबर है। यानी जो नुब्रा घाटी है जो लद्दाख की पहाड़ियों में है, जहाँ पे बर्फ पड़ी रहती है पूरे साल, तो वहाँ पे एक नुब्रा स्थान है लद्दाख में। वो स्थान पे क्या है? वायु प्रदूषण नहीं है और प्रकाश प्रदूषण भी ना के बराबर है। अब ये प्रकाश प्रदूषण क्या होता है बच्चों? प्रकाश प्रदूषण होता है क्योंकि शहरों में हम देखते हैं कि चारों तरफ लाइटनिंग होती है, लाइटें जली रहती हैं, तो लाइटों के कारण भी बहुत सारा प्रदूषण होता है, जिसे हम प्रकाश प्रदूषण का नाम देते हैं। तो उसकी वजह से हमें शहरों में आकाश नहीं दिखाई देता, उस लाइट प्रदूषण के कारण, प्रकाश प्रदूषण के कारण। तो यहाँ पे हम अवलोकन करने जाए जब नुब्रा घाटी लद्दाख में, दो बहन भाई हैं, दो 11 वर्षीय जुड़वा भाई बहन हैं। एक तो यांगडोल है और एक दोरजे हैं। तो ये दोनों बहन भाई ने, ये वहाँ पे रहते थे, नुब्रा लद्दाख की घाटी में रहते हैं और ये हमेशा आकाश को देखते रहते हैं क्योंकि वहाँ पे प्रदूषण नहीं है और प्रकाश प्रदूषण भी नहीं है, इसलिए वहाँ का आकाश बिल्कुल साफ सुथरा दिखाई देता है। हजारों लाखों करोड़ों उसमें चांद तारे जो भी हैं, ये रात को तारे बहुत साफ सुथरे दिखते हैं। तो यहाँ क्या अवलोकन करते हैं? यहाँ का आकाश अत्यंत साफ है बच्चों, और जहाँ लाखों टिमटिमाते तारे दिखाई देते हैं। और जिज्ञासा किसमें हुई इसको देख के? यांगडोल और दोरजे, जो 11 वर्षीय जुड़वा भाई बहन हैं, आकाश में पैटर्न और रहस्य खोजते हैं। यानी इन्होंने आकाश में तारों में ना पैटर्न खोजे, ये खोजते रहते हैं हमेशा पैटर्न। तो आगे चलते हैं। देखिए अब जब हम तारों का पैटर्न कहीं ढूंढते हैं तो हमें इस तरह से कुछ आकृतियां दिखाई देती हैं आकाश में, तो तारामंडल कहते हैं इसे। तारामंडल आकाश में चित्रकारी की हो जाती है। जैसे जब हम तारों को आपस में मिला देते हैं तो हमें एक पैटर्न मिल जाता है। जैसे ये पैटर्न मिला हुआ है तो इसे हम तारामंडल कहते हैं। तो तारामंडल क्या होता है, इसकी परिभाषा ये लिखोगे आप। तारों के समूह जो पहचानने योग्य आकृतियां बनाते हैं उन्हें तारामंडल कहते हैं। यानी तारों का समूह क्या होता है बच्चों? तारामंडल किसे कहते हैं? तारों के समूह को। ठीक है, तारों का समूह जो पहचानने योग्य आकृतियां, पैटर्न बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम तारामंडल कहते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारे पास एक आकृति बन रही है, इसे भी हम तारामंडल कहेंगे। और ये कौन सा तारामंडल है? सप्तऋषि तारामंडल है बच्चों, जो आप ये चित्र में देख रहे हैं। 7 तारों का एक प्रसिद्ध समूह जो एक बड़े करछुल यानी कड़छी के आकार का, बिग डीपर के आकार का जैसा दिखाई देता है, इसे सप्तऋषि तारामंडल कहते हैं। सप्तऋषि का मतलब 7 ऋषियों का समूह, यानी इसमें 7 तारे हैं। जैसे एक तारा, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, ये बीच में नहीं लेते, तो ये 7 तारों का समूह होता है। 7 चमकीले तारे हैं इसमें।
तो इसे आप क्या आप आकाश में तारों को जोड़कर कोई आकृति बना सकते हो? तो जैसे आपके पास ये इधर तारे दिए गए हैं, तो आप भी इनकी कोई ना कोई आकृति बनाने की कोशिश करें। जब भी आप तारों को देखते हो आकाश में, तो उनकी आकृति बनाइए तारों को जोड़ के। जैसे मैं अभी तारों को जोड़ के इसकी आकृति बना लेता हूँ। जैसे ये तारा यहाँ से जोड़ दिया मैंने, और इसको यहाँ से जोड़ दिया, फिर ये ऐसे और ये ऐसे। तो इस तरह से हमारे पास देखिए ये भी आकृति बन गई है। तो ये भी एक तारामंडल है बच्चों। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट तारामंडल पे हम चलते हैं। अब हमारे पास सप्तऋषि तारामंडल से एक ध्रुव तारा हम देख सकते हैं। कौन सा तारा बच्चों? ध्रुव तारा या पोलरीज तारा या पोल स्टार भी इसे बोल देते हैं। तो इसका महत्व क्या है? दिशा का ज्ञान। यानी प्राचीन समय में जब हमारे पास कंपस या दिक्सूचक यंत्र नहीं था, कोई मोबाइल नहीं था, तो उस समय जो नाविक थे वो ध्रुव तारे यानी तारों से ही दिशा का ज्ञान लगाते थे। तो ध्रुव तारा जो होता है उससे हम दिशा का ज्ञान लगाते थे, पता करते थे। तो प्राचीन काल में महत्व क्या था? प्राचीन काल में नाविक और यात्री किसी तारे से उत्तर दिशा या नॉर्थ डायरेक्शन का पता करते थे, ज्ञात करते थे, उत्तर दिशा ज्ञात करते थे ध्रुव तारे से। ध्रुव तारे से कौन सी दिशा ज्ञात करते थे नाविक? उत्तर दिशा या नॉर्थ डायरेक्शन। और स्थिरता यानी ये ध्रुव तारा जो होता है बच्चों, ये आकाश में हमेशा एक ही स्थान पर स्थिर रहता है। यानी ये ध्रुव तारा जो है ये कभी भी अपने स्थान से कभी भी डगमगाता नहीं, अपना स्थान नहीं बदलता। इसलिए इसे ध्रुव तारा कहते हैं। ध्रुव का मतलब जो एक ही जगह पे रुका रहे। तो इसकी खोज जो है कैसे करते हैं हम आकाश में? जब हमें तारों की ये आकृति दिखाई देती है, सप्तऋषि तारामंडल दिखाई दे, तो उसमें जो दो तारे ये है ना, चमकीले ये दो तारे, तो सप्तऋषि के संकेतक तारों की सीधी रेखा में उत्तर की ओर देखें। यानी जब हम इसको सीधी ऐसे जाएं इधर उत्तर दिशा में, तो हमें एक चमकीला तारा दिखाई देता है जिसे हम ध्रुव तारा कहते हैं। तो इस प्रकार से हम ध्रुव तारे का पता लगा सकते हैं। तो आगे चलते हैं। देखिए हमारे पास एक दूसरा तारामंडल भी है, ओरियन तारामंडल, जिसे हम शिकारी तारामंडल भी कहते हैं। ओरियन तारामंडल, और इसमें एक लुब्धक तारा भी होता है जो चमकीला तारा है। तो ओरियन तारामंडल क्या होता है? इसे शिकारी भी कहते हैं। इसके बीच में तीन तारे बेल्ट बनाते हैं। यानी ये देखिए एक शिकारी की तरह आपके पास चित्र बन रहा है। जैसे ये शिकारी की तलवार हो, ठीक है, ये तलवार है और ये धनुष ले रहा हो, और ये शिकारी का ऊपर है, और ये बीच में तीन तारे जो आपको दिखाई दे रही है उसकी बेल्ट का काम कर रहे हैं एक तरह से, और नीचे ये उसकी जो है पोशाक है। तो इस तरह से ये एक ओरियन तारामंडल इसे बोलते हैं। और जब हम बेल्ट से हम इधर जाते हैं तो हमें एक बहुत चमकीला तारा दिखता है जिसे लुब्धक तारा या सीरियस तारा भी कहते हैं। तो इसमें क्या है, ये जो ओरियन तारामंडल होता है ये सर्दियों में दिखाई देता है, दिसंबर से अप्रैल के महीने में दिखाई देता है आकाश में। और ये लुब्धक तारा क्या है? यह आकाश का सबसे चमकीला तारा होता है। इसे लुब्धक तारा या सीरियस तारा भी इसे बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? सीरियस तारा। ठीक है, सीरियस। तो इसे सीरियस तारा भी बोल देते हैं, लुब्धक तारा भी बोलते हैं। खोज कैसे कर सकते हैं? जो ओरियन की बेल्ट के तीन तारे हैं उनकी सीध में पूर्व की ओर देखने पर यह चमकीला तारा मिलता है। यानी जब हम इस बेल्ट को के तारों को मिला के ये लाइन बनाएं, पूर्व दिशा में जाएं, तो हमें ये लुब्धक तारा दिखाई देता है। ये सबसे चमकीला तारा है सूर्य के बाद। आगे चलते हैं। अब सूर्य जो है हमारा निकटतम तारा है।
जैसे ये पृथ्वी है हमारी, अर्थ है पृथ्वी, तो इसके सबसे पास जो है ये सूर्य है बच्चों। ये क्या है? ये सूर्य। ये सबसे निकट तारा है, यानी सूर्य पृथ्वी के सबसे पास वाला तारा है। सूर्य भी एक तारा है। यह गैसों का एक विशाल और अत्यंत गर्म गोला है। यानी ये आप देख रहे हो, जो सूरज सन है, जो ये गैसों का एक गोला है, बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा गर्म है ये। यह पृथ्वी पर प्रकाश और ऊष्मा का मुख्य स्रोत है। यानी जो पृथ्वी है, इस पे जो ऊष्मा और ऊर्जा मिल रही है वो सूरज से ही आती है बच्चों। क्या आती है? ऊष्मा आती है। ऊष्मा बोलते हैं ऊर्जा को या गर्मी को, ठीक है। और इससे प्रकाश भी आता है, सूरज से प्रकाश भी आता है धरती पे, और गर्मी ऊर्जा भी आती है। तो इसका आकार जो है पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा है। यानी जितनी बड़ी पृथ्वी है ना, उससे 109 गुना बड़ा जो है ये आपका जो है सूरज है, सूर्य है। तो सूर्य धरती पे मुख्य ऊर्जा का स्रोत है। आगे चलते हैं बच्चों। जो हमारा सौर परिवार है, इसे सौर परिवार क्या होता है, क्यों बोलते हैं इसे? सौर परिवार का मतलब है बच्चों सूर्य का परिवार। जैसे हम बोलते हैं कि हमारा परिवार, तो हमारे परिवार में जो हमारा पूर्वज, जो हमारे पापा है या दादा है, अगर बड़ा परिवार में, तो हम कहीं अपने दादा का नाम बोल देते हैं कि ये उसका परिवार है। या अगर आपके पापा बड़े हैं तो उनके नाम से परिवार जाना जाता है। उसी प्रकार से सौर परिवार में सूर्य सबसे बड़ा है, इसलिए इसे सौर परिवार कहते हैं। और सूर्य के साथ ये चारों तरफ ये चक्कर लगा रहे हैं ग्रह। जैसे ये बुध ग्रह है, ये दूसरा शुक्र ग्रह है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, फिर मंगल ग्रह आ गया, फिर बृहस्पति आ गया, फिर शनि है, फिर यूरेनस है या इसे अरुण ग्रह भी बोलते हैं, फिर नेपच्यून या वरुण ग्रह आ गया। तो इस प्रकार से हमारे पास जो सूरज है उसके चारों तरफ ऐसे चक्कर लगा रहे हैं सभी ग्रह, अलग अलग कक्षाओं में। यानी बुध ग्रह जो है वो सबसे पास है सूरज के। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह। और दूसरे नंबर पे शुक्र ग्रह आता है बच्चों। तीसरे पे पृथ्वी आती है जिस पे हम रहते हैं। और फिर आता है मंगल ग्रह, ये मंगल ग्रह है बच्चों, ठीक है। और ये देखिए, ये कुछ ना ये बीच में पत्थर से दिखाई दे रहे हैं, जो मंगल के और बृहस्पति के बीच में हैं। तो इनके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो सौर परिवार में कौन कौन से सदस्य हैं? अब एक सूरज है, सबसे बड़ा सूर्य है, फिर 8 ग्रह हैं, फिर उपग्रह भी हैं। यानी ये तो ग्रह जो हैं ये तो सूर्य के चक्कर लगाते हैं। 8 ग्रह हैं जो इन्हें बोलते हैं हम सूर्य के चक्कर लगाते हैं, ये 8 ग्रह बोलते हैं इन्हें। और कुछ उपग्रह भी हैं जो, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ चांद जो है, चंद्रमा है, वो चक्कर लगा रहा है। तो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है बच्चों। फिर क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह भी हैं। जैसे आपके पास ये जो हैं, ये आपके जो ये पत्थर आपको दिखाई दे रहे हैं, सभी क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉइड्स होते हैं। और धूमकेतु भी आते हैं इसमें, ये जैसे ये धूमकेतु आ रहा है, ठीक है, तो ये धूमकेतु भी है। तो सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में या पथ पर घूमते हैं बच्चों। और ग्रह अपनी धुरी पर भी घूमते हैं, जैसे पृथ्वी 24 घंटे में अपना घूर्णन पूरा करती है। यानी पृथ्वी भी, जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, ये सूर्य का चक्कर भी लगा रही है, और ये अपने आप भी ऐसे घूम रही है बच्चों, ऐसे भी घूम रही है ये, और सूर्य के चारों ओर भी घूम रही है, ठीक है। दो तरह की गतियाँ होती हैं, घूर्णन गति और परिक्रमा गति भी होती है। अब सूर्य के जो हमारे पास 8 ग्रह हैं, सबसे पहले ये आता है बुध ग्रह। ये बुध ग्रह है,
ये इनका नाम भी लिखा हुआ है यहाँ पे, बुध ग्रह है या मरकरी इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों। फिर ये शुक्र ग्रह है, इसे हम वेनस बोलते हैं। फिर है हमारे पास पृथ्वी, इसे हम अर्थ बोलते हैं। और ये मंगल ग्रह आ गया आपका मार्स। तो ये चट्टानी और छोटे हैं, यानी ये चार जो हैं ग्रह है बच्चों, इन्हें हम आंतरिक ग्रह बोलते हैं, इनर प्लैनेट्स बोलते हैं। यानी चार ग्रह आंतरिक हैं और चार ग्रह बाह्य ग्रह हैं, इन्हें बाह्य ग्रह बोलते हैं। ये सूरज से ज़्यादा दूर है। बाह्य ग्रह या आउटर प्लैनेट्स क्या होते हैं, जैसे बृहस्पति है, ये बृहस्पति है बच्चों, ठीक है। फिर ये शनि आ जाता है, जिसके चारों तरफ ये घेरा सा भी है, तो शनि है। फिर यूरेनस है ये, ठीक है। और ये वरुण है, या इसे नेपच्यून भी बोलते हैं। और ये विशाल और गैसों से बने हुए हैं। और ये चट्टानी और छोटे हैं, यानी ये तो चट्टानों से बने हुए हैं बच्चों, और ये गैसों से बने हुए हैं। तो आंतरिक चार ग्रह आंतरिक हैं, चार ग्रह बाह्य ग्रह हैं। और जो ये है ना, जैसे आपके पास ये कौन सा ग्रह है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, तो ये मंगल ग्रह है। और ये कौन सा ग्रह है, बृहस्पति, ठीक है। तो इनके बीच में, इन दोनों ग्रहों के बीच में ना, ये देखो, तो यहाँ पे एक क्षुद्र ग्रह घूमते रहते हैं। तो इनसे पहले वाले चार आंतरिक ग्रह हैं और इनसे बाहर वाले चार बाह्य ग्रह बोल। फिर आगे चलते हैं, जो तारा यह है या ग्रह है, यानी तारा है या ग्रह है, यानी कौन तारा है कौन ग्रह है, इसकी हम कैसे पहचान करें। तो तारे जो होते हैं बच्चों, उनका अपना प्रकाश होता है, ये टिमटिमाते भी हैं। जैसे ये सभी तारे आपको आकाश में रात को दिखाई देते हैं, तो ये इनका अपना प्रकाश होता है और ये टिमटिमाते हैं। सूर्य भी, यानी सूर्य भी के प्रकाश से चमकते हैं ग्रह। जैसे चांद है, चंद्रमा है, तो या ये धरती है, सपोज करो ग्रह है तो धरती होगा, तो धरती भी किससे, सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं, ये टिमटिमाते नहीं। यानी अगर पृथ्वी ग्रह है हम बोलते हैं, तो पृथ्वी जो है सूर्य के प्रकाश से चमकती है और ये नहीं टिमटिमाते। शुक्र, शुक्र को हम भोर का तारा या संध्या का तारा कहते हैं, क्योंकि यह सबसे चमकीला ग्रह है। यानी ये देखिए, ये ग्रह जो है शुक्र ग्रह बच्चों, इसे हम भोर का तारा, भोर का मतलब सुबह, सुबह का तारा या शाम, ठीक है। संध्या यानी शाम का तारा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ऐसे, क्योंकि ये तारों की तरह चमकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चमकीला है शुक्र ग्रह। और मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी मिट्टी लाल है। प्रश्न आपसे पूछा जाता है भी, कौन से ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, मंगल ग्रह को। और शुक्र ग्रह कौन सा है, भोर का तारा या संध्या का तारा। क्यों, क्योंकि ये चमकता है बहुत अधिक। फिर आगे चलते हैं बच्चों, हमारा जो प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, ये चंद्रमा है बच्चों। क्या है ये, चंद्रमा, इसे चंदा मामा भी आप बोलते हैं। तो परिभाषा है, उपग्रह की परिभाषा है ये, उपग्रह किसे कहते हैं। उपग्रह वह खगोलीय पिंड है जो किसी ग्रह की परिक्रमा करता है, उसे उपग्रह कहते हैं। यानी जो भी उपग्रह की चक्कर लगाते हैं, चाहे जैसे चांद है जो वो पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, तो चंद्रमा जो है उपग्रह है पृथ्वी का। यह परिक्रमा, यह पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन या 28 दिन में लगाता है। चांद जो है, चंद्रमा जो है, पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है 28 दिन में या 27 दिन में। और इस पे हवा पानी नहीं है, सतह पर गहरे गड्ढे दिखाई देते हैं, जिन्हें हम क्रिएटर्स बोलते हैं। यानी चांद की सतह पे, चंद्रमा की सतह पे गहरे गड्ढे हैं, वहाँ पे पानी और वायु की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। अन्वेषण की जो, अब भारत ने चंद्रयान मिशनों के द्वारा इसका गहरा अध्ययन किया है। यानी भारत ने भी चांद के ऊपर चंद्रयान
भेजा है, चंद्रयान 1 भेजा है, 2 और 3 भेजा है, तो उसके अध्ययन भी किया है। और दूसरे देशों ने भी इसके ऊपर अनेक अध्ययन किए हैं, वहाँ पे अपने यान भेजे हैं। फिर आता है क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। क्षुद्र ग्रह या मलबे की पट्टी। तो अब ये जो मैंने पीछे भी आपको बताया था कि मंगल ग्रह, ये मंगल ग्रह है और ये बृहस्पति, इनके बीच में ये सभी जो हैं पत्थर के टुकड़े घूम रहे हैं। तो ये मंगल ग्रह और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है। ये चट्टान के और अनियमित आकार के छोटे पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं और कभी-कभी ये पृथ्वी के बहुत पास आ जाते हैं। तो इनसे पृथ्वी को बहुत ज़्यादा खतरा होता है कई बार कि कभी कोई जो क्षुद्र ग्रह है वो पृथ्वी से ना टकरा जाए। अब हमारे पास धूमकेतु क्या होता है, इसे पूंछल तारा, पूंछ वाला तारा भी कहते हैं। तो ये क्या होते हैं बच्चों, ये पूंछ वाले तारे जो होते हैं, ये धूल, गैस, पत्थर, बर्फ के बने होते हैं। ये सूर्य के पास आने पर वाष्पीकरण से इनकी एक लंबी चमकीती पूंछ बन जाती है। यानी जब वायुमंडल में कोई पत्थर का बहुत बड़ा टुकड़ा बड़ी तेजी से पृथ्वी की तरफ आता है, तो वो वायु के घर्षण के कारण उसमें आग लग जाती है और एक लंबी पूंछ उसके पीछे बन जाती है, जिसे पूंछल तारा या धूमकेतु कहते हैं। तो लास्ट टाइम में हमें हेली धूमकेतु 76 सालों में दिखाई देता है। ये पिछली बार 1986 में दिखाई दिया था हेली धूमकेतु, ये 76 साल बाद दिखाई देता है। फिर हम आकाशगंगा की बात करते हैं। इसे ब्रह्मांड क्या है, ये आपको एक आकाशगंगा दिखाई दे रही है, ये पूरी, ये देखिए। आकाशगंगा क्या होती हैं, अंधेरी रात में देखने वाली प्रकाश की धुंधली पट्टी को हम, यह हमारा घर है। विशालता कितनी है, इसमें करोड़ों अरबों तारे हैं और हमारा सौर परिवार भी इसी का एक छोटा हिस्सा है। यानी ये पूरी एक आकाशगंगा है जिसमें अरबों खरबों तारे हैं और इन्हीं में से हमारी जो परिवार, सौर परिवार है, इन्हीं में से कहीं से है वो। और ब्रह्मांड में लाखों आकाश गंगाएं मिलकर एक विशाल ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। यानी ब्रह्मांड क्या होता है बच्चों, ब्रह्मांड में लाखों करोड़ों आकाश गंगाएं हैं जिनका हम पता नहीं लगा सके अभी तक। तो आगे देखते हैं। अब जो हमारा पाठ जो है, जिज्ञासा का अंत नहीं होता। विज्ञान एक कभी न खत्म होने वाली रोमांचक सफर है बच्चों। अपने आसपास के विश्व का अवलोकन करें, प्रश्न पूछें, यह ऐसा क्यों होता है। सबसे महत्वपूर्ण खोजें अक्सर एक साधारण क्यों से शुरू होती, यानी जितने भी वैज्ञानिक थे उन्होंने खोजें कैसी की, क्योंकि उन्होंने कोई भी कुछ भी देखा उसके बारे में प्रश्न पूछे और सोचा भाई ये क्यों हो रहा है ऐसे। तो अध्याय का सारांश क्या है, आज की कक्षा में हमने क्या क्या पढ़ा, ये हम देख लेते हैं। हमने पृथ्वी के बारे में पढ़ा सबसे पहले, फिर सौर परिवार के बारे में पढ़ा कि सूर्य के चारों तरफ 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं, धूमकेतु भी चक्कर लगाते हैं, और भी फिर उसके बाद आकाशगंगा के बारे में भी हमने पढ़ा, ब्रह्मांड के बारे में हम, यानी हमने क्या पढ़ा, तारों का अपना प्रकाश होता है, स्वयं का प्रकाश होता है, ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं और चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है। हम एक विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है, यानी ये बहुत बड़ा ब्रह्मांड है बच्चों, इसका एक छोटा सा हिस्सा है हम, जिसका हमें पता भी नहीं है बच्चों। तो आज की कक्षा में इतना ही था बच्चों, आशा है आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे बच्चों नई कक्षा में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप इसे लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें अगर चैनल पे नए हैं, अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठाएं। और हाँ, वीडियो बार बार देखें जब तक आपको अच्छे से ये प्रश्न समझ में ना आए। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे नई कक्षा में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।